हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन और डिफेंसेज ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हर लॉ या प्रोविज़न के पॉजिटिव्स के साथ कुछ क्रिटिसिज्म भी होती है। इस स्लाइड में हम समझेंगे कि इमरजेंसी प्रोविज़न को लेकर क्या क्या विरोध किया गया है और क्यों कुछ लोगों ने इसे फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी के लिए खतरा बताया है। तो इसका पहला क्रिटिसिज्म है, इट इज थ्रेट टू फेडरलिज्म एज यूनियन बिकम्स ऑल पावरफुल। तो देखिए, भारत एक फेडरल कंट्री है जिसमें सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर का प्रॉपर डिवीजन है, लेकिन इमरजेंसी लगने के बाद ये बैलेंस बिगड़ जाता है और यूनियन ऑल पावरफुल बन जाता है। इस समय स्टेट्स की पावर कमजोर हो जाती है और सेंटर का कंप्लीट कंट्रोल हो जाता है। इसका नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है, स्टेट पावर्स कॉन्सेंट्रेटेड इन यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो देखिए, नॉर्मल सिचुएशन में स्टेट्स के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स होती है, लेकिन इमरजेंसी में सब पावर्स यूनियन एग्जीक्यूटिव के हाथ में आ जाती है। इस समय प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के डिसीजंस बिना किसी चैलेंज के लागू हो सकते हैं और इसीलिए ये डेमोक्रेसी के डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल के अगेंस्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है, ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रेसिडेंट में बिकम ए डिक्टेटर। तो देखिए, इमरजेंसी प्रोविजंस प्रेसिडेंट को इतनी पावर दे देते हैं कि वो बिना किसी रोक टोक के फैसले ले सकते हैं। इस समय कोई भी फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन उनकी मर्जी से पास हो सकता है। क्रिटिक्स का कहना है कि अगर किसी गलत नियत वाले व्यक्ति के हाथ में पावर आ जाए तो वो एक डिक्टेटर बन सकता है। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स लॉस्ट। यानी कि इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट्स के फाइनेंशियल मैटर्स पर भी सेंटर का फुल कंट्रोल होता है। इस समय स्टेट की गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को अपनी मर्जी से नहीं चला सकती, सब कुछ सेंटर के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग होता है। ड्यूरिंग इमरजेंसी सैलरीज रिड्यूस करने का अधिकार भी सेंटर के पास होता है, जो स्टेट की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के खिलाफ है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है, ड्यूरिंग इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स में बिकम मीनिंगलेस। यानी कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शन लग सकती है, जिसका मतलब है कि लोग अपने बेसिक राइट्स भी यूज नहीं कर पाएंगे। इमरजेंसी के समय लोगों के पास राइट्स तो होते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट उन्हें सस्पेंड कर दे और कोर्ट्स भी इंटरफियर ना करे तो उनका कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन ये याद रखें, इस दौरान आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि चाहे इमरजेंसी लगे, राइट टू प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन जिसे आर्टिकल 20 में और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जिसे आर्टिकल 21 में डिफाइन किया गया है, वो अब भी एनफोर्सिएबल रहेंगे। यानी कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं या एनफोर्सिएबल नहीं रहते। इसी वजह से इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट्स प्रैक्टिकली मीनिंगलेस हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सम कॉल्ड इट ए स्टेप टुवर्ड्स टोटलिटेरियनिज्म। तो देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि इमरजेंसी प्रोविजन एक टोटलिटेरियन स्टेट बनाने का पहला कदम हो सकता है। टोटलिटेरियनिज्म एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को कहते हैं जिसमें सरकार का पूरा कंट्रोल होता है और लोगों की पर्सनल फ्रीडम बिल्कुल नहीं होती। जैसे 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, जिसमें ओपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था और प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। H.B. कामत जैसे लीडर्स ने असेंबली में बोला था कि ये एक पुलिस स्टेट बनाने की शुरुआत हो सकती है। T.T. कृष्णमाचारी ने भी कहा था कि इस समय प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव के पास इतनी पावर आ जाएगी कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप बन सकती है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने देखा कि इमरजेंसी प्रोविजंस के बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स है, जैसे फेडरलिज्म का खतरा, डिक्टेटरशिप का डर, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का लॉस और फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, पिछले स्लाइड में हमने समझा था कि इमरजेंसी प्रोविजन का काफ़ी क्रिटिसिज्म किया गया था, लेकिन इस प्रोविजंस के सपोर्टर्स भी थे जो कहते हैं कि ये प्रोविजंस बहुत ज़रूरी है भारत के सर्वाइवल के लिए।
तो अब हम बात करेंगे डिफेंसेज ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस को और समझेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस के फेवर में दिए गए आर्गूमेंट्स और जानेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सर अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर और महावीर त्यागी ने इनका सपोर्ट क्यों किया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक्नॉलेज मिसयूज वाज पॉसिबल बट सो देम एज नेसेसरी, यानी कि अंबेडकर जी ने माना कि इमरजेंसी प्रोविजन का मिसयूज हो सकता है, लेकिन उनका कहना था कि ये प्रोविजंस एक नेशन की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। उन्होंने असेंबली में कहा था, मैं ये डिनाई नहीं करता कि इनका पॉलिटिकल मिसयूज हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है। उनके नज़र में इमरजेंसी प्रोविज़न एक बैकअप प्लान था, ताकि अगर कभी देश किसी सीरियस क्राइसिस में आए तो कॉन्स्टिट्यूशन उसका सॉल्यूशन दे सके। नेक्स्ट पॉइंट है, सर अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर कॉल्ड देम द लाइफ ब्रेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने इमरजेंसी प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन का लाइफ ब्रेथ कहा। इनका कहना था कि अगर किसी देश में इमरजेंसी सिचुएशन आए और कॉन्स्टिट्यूशन में उसका सॉल्यूशन ना हो तो वो देश बिखर सकता है। इनके मुताबिक इमरजेंसी प्रोविज़न एक ऐसी टेक्निक है जो एक नेशन को डिफिकल्ट टाइम में प्रोटेक्ट करती है। अब बात करते हैं महावीर त्यागी की। एंड ही सो देम एज अ सेफ्टी बल्ब टू मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी। तो इन्होंने इमरजेंसी प्रोविज़न को एक सेफ्टी वाल्व कहा। सेफ्टी वाल्व का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो एक डेंजरस सिचुएशन होने से पहले प्रेशर रिलीज कर दे। उनका कहना था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविज़न ना होते तो क्राइसिस के टाइम पे देश में एनर्की या सिविल वॉर हो सकता था। उनके मुताबिक ये प्रोविज़न देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक ज़रूरी सिस्टम है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने देखा कि इमरजेंसी प्रोविज़न के अगेंस्ट जितना अपोजिशन था उतना ही सपोर्ट भी था। अंबेडकर जी ने इसे ज़रूरी बताया, अय्यर जी ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का लाइफ ब्रेथ बोला और महावीर त्यागी ने इसे एक सेफ्टी वाल्व कहा। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा क्रिटिसिज्म एंड डिफेंसेज ऑफ इमरजेंसी प्रोविज़न, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू इमरजेंसी प्रोविजंस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।